सारे धर्मों में जो फोकस है वो ये कि आप मानवता की सेवा करें। वक्फ को कंट्रोल करने का मतलब ये होगा कि क्या हम समाज सेवा को कंट्रोल करना चाहते हैं। बहुत से हमारे समाज में जगह जगह करप्शंस हैं। वक्फ मुस्लिम लॉ का वो एरिया है जिसपे सबसे ज्यादा कानून बने हैं। संसद से बनाए हुए कानून से वक्फ चलता है। वक्फ की जायदादों पर अनऑथोराइज कब्जे हैं। लेकिन मैं बड़ा प्रश्न उठा रहा हूं कि जो हिंदू टेंपल बोर्ड्स हैं उनमें संकेत लिखा होता है कि सिर्फ हिंदू ही मेंबर होगा। सरकार को किसी भी रिलीजियस या चैरिटेबल प्रॉपर्टी के मिसमैनेजमेंट में टेम्पररली टेक ओवर का अधिकार है। ताजमहल को जैसे डिक्लेयर कर दिया यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2018 में। बुराई कानून में नहीं है, बुराई उसके इम्प्लीमेंटेशन में होती है। नमस्कार, ग्रिड माइक की बैठक में मैं हूं उपाध्याय और हमारे साथ हैं प्रोफेसर फैजान मुस्तफा। हम बात करने वाले हैं वक्फ को लेकर के सरकार की तरफ से जो दो बिल, उससे जुड़े हुए जो दो बिल संसद में लाए गए हैं, उसको किस तरीके से देखा जाए, कैसे समझा जाए। क्योंकि एक तर्क ये दिया जाता है कि भाई ये वक्त की पुकार है, किसी भी चीज में बदलाव बहुत जरूरी है, रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। तो इस वजह से ये कानून लाया जा रहा है ताकि दुरुपयोग ना हो। तो ये क्या जरूरत है, या फिर इसकी टाइमिंग को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं कि ये साक्षात राजनीति है, तो कितनी जरूरत है और कितनी सियासत है, इस कानून को कैसे समझा जाए। और सबसे पहली बात, वक्फ क्या है, वहां से शुरू करते हैं। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में। मेरा सबसे पहला प्रश्न प्रोफेसर साहब यही होगा, व्हाट इज वक्फ? ऐसा है संकेत कि हम बहुत सी चीजों के नाम बदल रहे हैं, तो हमने वक्फ का नाम भी बदल दिया। अब वक्फ के शब्द के लिए जिसमें 4 लेटर थे WAQF, अब उसके लिए हमारा जो नया बिल है वो कह रहा है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इतना बड़ा नाम हो गया इसका। देखिए, ऐसा है कि सारे धर्मों में जो फोकस है वो ये कि आप मानवता की सेवा करें, और सारे धर्मों में चैरिटी जो है उसके बड़ी महत्ता दी गई है। तो वक्फ एक इस्लामिक लॉ का वो उसूल है जिससे उद्देश्य यह है कि लोग समाज सेवा के लिए अपनी जमीनों को, जायदादों को, अपनी प्रॉपर्टीज को डेडिकेट करें। तो 3 तरह के वक्फ हो सकते हैं संकेत। एक पब्लिक वक्फ, जिसमें आप कहें कि साहब इससे सड़कें बनेंगी, यानी पूरी तरह पब्लिक है वो, इससे धर्मशालाएं बनेंगी, इससे साहब अनाथालय बनेंगे, एक ये टाइप। अब बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो पूरी तरह अपनी सारी जायदाद एकदम से किसी पब्लिक कॉज के लिए न देना चाहें। तो उनसे यह कहा गया कि भाई ऐसा है कि आप अपनी जायदाद अपने फैमिली मेंबर्स के लिए दीजिए और उसका कुछ हिस्सा चैरिटी के लिए कर दीजिए। तो आपने ये कहा कि साहब मेरी प्रॉपर्टी जो है वो पहले मेरे रिश्तेदारों में जाए और उसके बाद 2 जनरेशन के बाद वो पब्लिक चैरिटी में चली जाए। और तीसरा और एक प्रावधान किया गया कि आप अपने फैमिली मेंबर्स में, जिसको वक्फ अलल औलाद कहते हैं, उसमें आप कहें कि साहब मेरे पोते को दी जाए, फिर मेरी पोती को दी जाए, फिर मेरे नवासे को दी जाए, फिर नवासी को दी जाए, और जब मेरी लाइन में कोई ना बचे तो उसको चैरिटी में दे दी जाए। यानी तीनों सिचुएशंस में वक्फ का उद्देश्य यह है कि कोई आपका पायस, कोई रिलीजियस और कोई चैरिटेबल मोटिव हो। वक्फ को कंट्रोल करने का मतलब यह होगा कि क्या हम समाज सेवा को कंट्रोल करना चाहते हैं। और आपको ताज्जुब होगा
कि ये ज्यादातर वक्फ पुराने हैं। बहुत से राजा महाराजाओं के पास जमीनें होती थी, वो वक्फ करते थे। अब आजकल जो हम लोगों में सेल्फिशनेस आ गई है, संकेत हम तो नहीं देखते कि हमारी जनरेशन में लोग वक्फ करते हैं। अब जो लोग वक्फ करते हैं वो बहुत कम है जो आज से 100 साल या 200 या 300 साल पहले करते होंगे। क्योंकि अब लोग जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने फैमिली मेंबर्स को देना चाहते हैं। अच्छा, वक्फ की एक बुराई भी है। उसकी बुराई ये है संकेत कि वक्फ की प्रॉपर्टी परपीचुअली इनएलिनिएबल हो जाती है। इसका मतलब यह है कि वक्फ परमानेंट है और अब उस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो वो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी के लिए वो एक अच्छी चीज नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि जायदाद बिके और एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो, ये उसकी फ्लिप साइड है। अब जो बिल है उसमें जाहिर है कि कोई अगर राजनीतिक मोटिव है तो मैं तो उसके लिए मुनासिब आदमी नहीं हूं कि बोलूं, क्योंकि मैं तो राजनीति से दूर रहता हूं। जो उसके कानूनी पहलू हैं उन पर हम लोग बात कर सकते हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल एक संकेत फैक्ट है कि जैसे बहुत से हमारे समाज में जगह जगह करप्शंस हैं, इसी तरह वक्फ के मैनेजमेंट में भी करप्शन है। ज्यादातर उन लोगों ने करप्शन किया जो उसके मैनेजर थे, मुतवल्ली जिन्हें कहते हैं। अच्छा, वक्फ मुस्लिम लॉ का वो एरिया है जिसपे सबसे ज्यादा कानून बने हैं। यानी आज जो भी वक्फ है वो मुस्लिम लॉ का अनकोडिफाइड लॉ का हिस्सा नहीं है। वो पूरा पूरा संसद ने जो कानून बना दिया है। तो संसद से बनाए हुए कानून से वक्फ चलता है। अब उसके बारे में हमने तरह तरह की गलतफहमियां अपने समाज में फैला दी। जैसे हमने ये कह दिया कि साहब ये साहब इधर से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी मैंने वक्फ की। अब नए बिल में जैसे लिखा है कि वक्फ तभी किया जा सकता है जब आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो। अरे ये पहले से था। अगर आप ओनर नहीं हैं तो आप ओनरशिप गॉड को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? वक्फ जो है ये थोड़ी ना कि कोई भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ कर देंगे। आपकी पहले ओनरशिप होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी पर। वो प्रॉपर्टी तभी आप वक्फ कर सकते हैं जब आप उसके मालिक हैं। तो ये कह देना कि साहब किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया गया, ये नहीं है। रियल कहानी ये है कि वक्फ की जायदादों पर अनऑथोराइज कब्जे हैं, वक्फ के मैनेजमेंट में भ्रष्टाचार हुआ है। उस भ्रष्टाचार में जो वक्फ के मैनेजर्स रहे हैं वो, आप देखिए अजीब बात है, जब कोई वक्फ करता है उसे वाकिफ कहते हैं, उसका संकेत फिर प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं रह सकता। ये सिर्फ हमारे यहाँ एक स्कूल, हनफी स्कूल है, जिसमें ये कहा कि वो अपने लिए कोई इंटरेस्ट रिजर्व कर सकता है। मतलब आप वो प्रॉपर्टी से सबसे पहले खुद डिप्राइव होते हैं। तो कोई आदमी वक्फ अगर कर रहा है तो वो अपना हक उस प्रॉपर्टी पर छोड़ रहा है, क्योंकि वक्फ हो गई वो जब उसकी ओनरशिप फौरन खत्म हो जाएगी और डिवाइन ओनरशिप उसमें शुरू हो जाएगी। और लॉ ऑफ ट्रस्ट है, ट्रस्ट एक्ट है, इंग्लिश लॉ ऑफ ट्रस्ट तो बहुत डेवलप्ड है, उसका भी आइडिया ये है। लेकिन ट्रस्टी में और वक्फ में फर्क है। मुतवल्ली ओनर नहीं है, वो केयर टेकर है, केयर टेकर है, मैनेजर है, सुपरिंटेंडेंट है वो। ट्रस्ट के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट हो। ट्रस्ट के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि वो रिलीजियस और पायस पर्पस के लिए हो, वो वर्ल्डली और दुनियावी पर्पस के लिए भी हो सकता है। तो हम तो दरअसल किसी भी लॉ को समझने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, यहां पर जैसे कि एक चीज और जो पता लगी है
वो है कि वक्फ एक्ट का जो सेक्शन 40 है उसको लेकर के बड़ी चर्चा है कि ये हटाया जाएगा। अब सेक्शन 40 की परिभाषा जो मैं यहां देख पा रहा हूं वो है, द बोर्ड में itself collect information regarding any property which it has reason to believe to be waqf property, and if any question arises whether a property is waqf or not waqf, Sunni waqf or Shia waqf, it may after making such inquiry as it may deem fit। मैं चाहूंगा कि आप जरा आसान शब्द में इसको समझाएं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये सेक्शन दिक्कत है और इसको हटाया जाए, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें वक्फ एक्ट में ताकत दे दी है बोर्ड को कि आप तय कर लें कि ये प्रॉपर्टी मेरी। क्या वक्फ बोर्ड प्राइवेट एंटिटी है? आप ये तो देखें कि वक्फ बोर्ड में कौन है। वक्फ बोर्ड में अपॉइंटमेंट सारे सरकार करती है। सरकार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करेगी, सरकार ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स अपॉइंट करेगी। आपके स्क्रीन पे आ रहा है संकेत कि औरतों को प्रतिनिधित्व दे दिया। जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें मना कहां था? जहां ये लिखा है कि 2 मेंबर राज्यसभा के सरकार मनोनीत करेगी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, और 2 लोकसभा के करेगी और 1 राज्यसभा की, तो सरकार उसमें जो महिला मेंबर हैं उन्हें ले ले। जहां उसमें लिखा हुआ है कि 4 एक्सपर्ट्स होंगे, फाइनेंस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, आर्किटेक्चर के, तो उसमें महिला ले लीजिए आप। लेकिन चलिए, फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया महिला, तो चलिए और अच्छी बात है। फिर आपने कहा नॉन मुस्लिम्स उसके मेंबर होंगे, मना ही नहीं था कि नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होंगे। लेकिन मैं बड़ा प्रश्न उठा रहा हूं कि जो हिंदू टेंपल बोर्ड्स हैं उनमें संकेत लिखा होता है कि सिर्फ हिंदू ही मेंबर होगा, जैसे कि वक्फ बोर्ड के लिए लिखा हुआ है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की बात नहीं हो रही है, वक्फ बोर्ड की बात हो रही है। अगर हम उसको हटाएंगे तो आप सोचिए कि क्या हिंदू टेंपल्स में भी हम ये चेंज लाएंगे? और वहां हिंदू की परिभाषा संकेत संविधान में जो अनुच्छेद 25 में दी है कि सिख और जैन और बौद्ध भी हिंदू है, वो नहीं है। हिंदू टेंपल में जाहिर है कि हिंदू रीति रिवाज अलग हैं, धर्म अलग है, तो जैन और बौद्ध उसमें और सिख नहीं बन सकते। तो हम एक पॉलिसी तय कर लें कि जो रिलीजियस और पायस और चैरिटेबल प्रॉपर्टीज होंगी उनके मैनेजमेंट में सरकार की क्या पॉलिसी होगी, और वो पॉलिसी अक्रॉस बोर्ड आप अप्लाई करें। मैं पहले भी वकालत करता रहा हूं, उस पर लिखा भी है, वीडियो भी बनाए हैं, कि सरकार को किसी भी रिलीजियस या चैरिटेबल प्रॉपर्टी के मिसमैनेजमेंट में टेम्पररी टेक ओवर का अधिकार है, परमानेंट टेक ओवर का अधिकार नहीं है। लेकिन ये सारे जो हिंदू बोर्ड्स हैं, पुराना लॉ तो आपको मालूम है मद्रास का है, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल रिलीजियस एंडाउमेंट्स एंड चैरिटेबल एक्ट, और वो 19वीं सदी में मद्रास के हिंदुओं ने अंग्रेजों से कहा था कि इसमें बहुत ज्यादा जो ऑफरिंग है उसमें करप्शन है, इसलिए इसका मैनेजमेंट ठीक कीजिए। इसी तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्ट बना, इसी तरह वक्फ एक्ट बने कि सरकार का कुछ सुपरविजन हो कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। उन सब में लिखा हुआ है कि नॉन हिंदू नहीं बन सकता मेंबर। अब देखिए कि जो हिंदू टेंपल में ऑफरिंग आती है, मुसलमानों की मस्जिदों में कोई ऑफरिंग नहीं आती, दरगाहों पे आती है। मस्जिद में कोई ऑफरिंग नहीं होती, वो तो चंदे से चलती हैं। हर फ्राइडे में वहां लिख दिया जाता है इस वीक में इतना चंदा हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतना डेफिसिट है या इतना पैसा बचा हुआ है। तो वो मुद्दा वहां पे नहीं था। ये सारे मैटर्स जब चैलेंज हुए हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चढ़ावा करना रिलीजियस मैटर है, इसमें कोर्ट नहीं बोलेगी, लेकिन जो पैसा आया वो खर्च कैसे हुआ ये एक वर्ल्डली मैटर है, ये सेकुलर मैटर है, इसमें सरकार कंट्रोल कर सकती है। और सरकार सब धर्मों के प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है। ये भी एक मिथ है
कि वक्फ के सिलसिले में नहीं है। अब जो वो सेक्शन की बात हो रही है कि सेक्शन वो 40 implement करेंगे, तो क्या आर्बिट्रली कर सकते हैं? कोई डॉक्यूमेंट होता है। आप देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि वक्फ डीड चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए कि साहब ये वक्फ किया गया। बाबरी मस्जिद के केस में संकेत ये साबित नहीं हुआ कि बाबरी मस्जिद एक वक्फ प्रॉपर्टी थी। जो वो केस हारे, उस केस के हारने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो साबित नहीं कर पाए, वक्फ डीड नहीं दिखा पाए, वक्फ बाय यूजर जो है वो साबित नहीं कर पाए। जबकि ये बात इंसिस्ट करना कि साहब मस्जिद में नमाज होती थी, साबित कीजिए। अरे नमाज नहीं होती तो कोई नई न्यूज होती हो। किसी मस्जिद में नमाज नहीं हो तो ये न्यूज है। अगर मस्जिद में नमाज हो ही रही है तो इसका कहां से सबूत होगा? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई आर्बिट्रेरी पावर वक्फ बोर्ड को थी कि जिस प्रॉपर्टी को चाहे बिना किसी सबूत के वो वक्फ डिक्लेयर कर दें। ऐसा नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ताजमहल को जैसे डिक्लेयर कर दिया यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2018 में। अब देखिए, अलग अलग लॉज हैं, उनको मिक्सअप हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी बिल्डिंग जो 100 साल से ज्यादा पुरानी है वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट के तहत आ गई और उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी अब सरकार की हो गई। जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद है, उसमें नमाज होती है, लेकिन उसमें अगर कोई रिपेयर होगी तो वो छू नहीं सकते हैं उसको फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही कराएगी, भारत सरकार ही कराएगी, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट भी है। तो ताजमहल के सिलसिले में जो शाहजहां के जमाने का एक इतिहासकार था हामिद लाहौरी, उसने एक किताब लिखी बादशाहनामा। उस बादशाहनामे में लिखा है कि जब ये बन गया तो उसके बाद शाहजहां ने कहा कि साहब ये जो है वक्फ है और इसके लिए फला फला जो दुकानें हमने बाहर बनवा दी हैं उनसे इसका खर्चा चलेगा। बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया। लेकिन अजीब बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा साहब शाहजहां का ओरिजिनल हस्ताक्षर किया हुआ लेटर वो लाओ, वक्फ का डॉक्यूमेंट। एक तो बादशाह लोग साइन नहीं करते थे, उनकी सील लगाई जाती थी। मैग्ना कार्टा भी जो था उस पे किंग जॉन की सिग्नेचर नहीं है, सील है, बादशाहों की सील लगाई जाती थी। दूसरे ये भी कहा उन्होंने, साहब वो तो जेल में थे, तो जेल में सिग्नेचर कैसे करेंगे? अरे जेल में तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये आसान नहीं है किसी प्रॉपर्टी को ये साबित करना कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है बिना सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के। प्रोफेसर मुस्तफा, आपकी बात से तो मुझे ये लगता है कि मौजूदा कानून में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें आप खामी निकालें कानून में कि आपको एक नया कानून बनाना पड़े या आपको कुछ बदलाव लाना पड़े। तो आपको लगता है अगर इसे मौजूदा कानून को ही ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए तो वो सारी चीजें हो सकती हैं जो वजह बताई जा रही है इसके बदलाव के पीछे? देखिए, ये ज्यादातर कानूनों के बारे में कहा जा सकता है। जो कानून है आमतौर से, एक तो इंडिया बहुत ओवर रेगुलेटेड कंट्री है, हम लॉ बहुत ज्यादा बनाते हैं, इसलिए क्योंकि सरकारों के लिए सबसे आसान संकेत अगर मेजॉरिटी है तो लॉ बनाना है। हाँ, जैसे इकोनॉमी इंप्रूव करना बहुत मुश्किल काम है, समाज से कास्ट सिस्टम और कास्ट एट्रोसिटी खत्म करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कानून बना देना तो बिल बनाओ और पास अगर आपकी मेजॉरिटी है। तो ये ज्यादातर कानून की मामले है कि बुराई कानून में नहीं है, बुराई उसके इम्प्लीमेंटेशन में होती है। फिर भी जो नया कानून है उसमें कई अच्छी चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे अब ये कह दिया कि साहब एक पोर्टल होगा और उस पोर्टल पे सारे रजिस्टर होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं 6 महीने के अंदर रजिस्टर हो जाए, ये बहुत कम टाइम है। और फिर आपने कह दिया कि जो रजिस्टर नहीं होगा उस पर फिर कोई केस नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। उसके बारे में कोई कोर्ट नहीं सुन सकती, यानी टोटल आपने जुडिशियल रिव्यू एक्सक्लूड कर दिया। आप इस बिल में कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट
अपील का प्रावधान नहीं था, ये बुरी बात थी, और फिर आप वही काम करे दे रहे हैं। अदालतों का ज्यूरिसडिक्शन कंप्लीटली नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर। आज ही का केस देखिए संकेत, कि जो गुजरात में बरदौली की सीट का मामला था, जो एससी के लिए रिजर्व थी डिलिमिटेशन की, उसमें संविधान में प्रावधान है कि डिलिमिटेशन कमिश्नर के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। उसी फैसले में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर उसका फैसला मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है, ऑन द फेस ऑफ इट आर्बिट्रेरी है, तो अदालत को उसके ऊपर न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार होगा। मेन बात जो आज के बिल में है कि वक्फ को साबित करना मुश्किल कर दिया गया। वक्फ के मैटर्स में सर्वे कौन करता था? सर्वे कमिश्नर, जो सरकार अपॉइंट करती थी। अब सारे सर्वे कमिश्नर खत्म करके आपने कह दिया कलेक्टर करेगा। कलेक्टर के पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम है, पूरा डिस्ट्रिक्ट उसके अंडर में है, पूरा रेवेन्यू सिस्टम उसके अंडर में है। सिविल सर्विसेज में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि डीएम इज ओवरबर्डन्ड। ये जो नया बिल है, इसने डीएम को और काम दे दिया। भाई डीएम भी आपका अपॉइंटेड है, सर्वे कमिश्नर भी है। किसी भी प्रॉपर्टी में जो वक्फ है या नहीं है, सर्वे कमिश्नर सरकार अपॉइंट करती थी, वो जाके इंक्वायरी करता था, विटनेसेस से मिलता था, डॉक्यूमेंट देखता था, कितना लैंड रेवेन्यू आपने पे किया नहीं किया, कौन सा सेस दिया नहीं दिया, कौन सा टैक्स नहीं दिया। उसके बाद वो एक रिपोर्ट बना के भेजेगा। वो रिपोर्ट के बेसिस पर राज्य के गजेट में नोटिफाई होती थी कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है। ये कह देना है कि कोई भी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है, ये तो बात ही अपने आप में पूरी तरह सही नहीं है। अच्छा फैजान साहब, अभी जो आपने बोला उसी से जुड़ा हुआ मेरे मन में एक सवाल आया। देखिए, आप कह रहे थे कि सर्वेयर जो है वो भी सरकारी मुलाजिम, मतलब सरकार अपॉइंट करती है, ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, करेक्ट? बिल्कुल, ये कहना सही होगा। तो अगर ये आरोप है कि वो भ्रष्ट हो सकता है और जिसकी वजह से गड़बड़ कर सकता है, तो फिर इस बात की क्या गारंटी कि अब जो सर्वे करेंगे या अब जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी वो भ्रष्ट ना हो जाए? नहीं, देखिए, ये माना जा रहा है कि डीएम जो है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर होगा या पीसीएस से प्रमोटेड आईएएस होगा, तो सीनियर ऑफिसर उतने इनएफिशिएंट या करप्ट नहीं होते। लेकिन ऐसा है कि डीएम के लिए करना बहुत मुश्किल काम है। कोई चीज आप ये देखिए कि उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑफिसर होना बेहतर है या एक जनरल ऑफिसर कोई बहुत से काम दे दिए जाए। हमेशा स्पेशलिस्ट जो होगा वो बेहतर होगा। तो सर्वे कमिश्नर का आइडिया बेटर था। आप ही क्या अपॉइंटेड थे वो? बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि ये कहना कि सरकार का कंट्रोल नहीं था वक्फ पे, वो ये सही नहीं है, फैक्चुअली सही नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग। अब एक सवाल मैं और फैजान साहब आपसे पूछना चाहता हूं। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि बोहरा और आगा खानियों के लिए अलग बोर्ड बनेगा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूं अच्छी बात है। अगर किसी शहर में या किसी राज्य में बोहरा वक्फ हैं या आगा खानी वक्फ हैं, देखिए, ये बोहरा और आगा खानी जो हैं शियाओं के सब सेक्ट हैं। शिया वक्फ बोर्ड होते ही हैं। अब आप उसमें अगर कहें कि साहब इनका अलग भी बन सकता है, तो इस पे कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन बिल को पढ़ के ऐसा लगता है कि हम ये समझते हैं कि बोहराज गरीब हैं। वो फैक्चुअली गलत है, क्योंकि बोहराज तो मुसलमानों का सबसे अमीर ग्रुप है। अमीर ग्रुप तो हैं, फिर उनका अपना बोर्ड होगा, तो उस बोर्ड में जो वक्फ करने की बात होगी वो अमीर लोगों का वक्फ अलग, और उसके बाद फिर वक्फ तो अमीर लोग ही करते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है, वो बात नहीं है। बात ये कि उसे कहा जा रहा है कि साहब सुन्नी होगा, शिया होगा, बोरा होगा, आगा खानी होगा, ओबीसी होगा, विमेन होंगी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बोहरास को ओबीसी टाइप समझ रहे हैं। वो मैं बात कह रहा हूं, वो रईस है। बोहरा जो है वो मुसलमानों की इलीट है। समझ गया मैं।
एक तर्क और दिया जा रहा था फैजान साहब, और ये वो लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये बिल सही नहीं है। उनका ये कहना है कि ये मुस्लिम समुदाय को बांटने का एक प्रयास है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप ऑलरेडी जो एक सिस्टम चल रहा है उसमें आप ऐसे अलग अलग कर रहे हैं लोगों को। तो मेरे ख्याल से आप ये हाँ बात सही नहीं है। अगर बोहरास के कुछ पूरे देश में मैं समझता हूं, गुजरात में एक बोर्ड बन जाएगा या महाराष्ट्र में बन जाएगा, उससे कोई मुस्लिम समाज ऐसे नहीं बंटना जा रहा। मेन बात यह है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाया जाना चाहिए। उससे सरकार का क्या फायदा है? सरकार का यह फायदा है कि अगर वक्फ से करप्शन खत्म हो जाए और वक्फ का मैनेजमेंट इफिशिएंट हो जाए। अच्छा, वक्फ की क्या है, 200 साल से, 150 साल से, 70 साल से किराया पे दिया हुआ है वो प्रॉपर्टी। उसके किराए कहीं 10 रुपए है, कहीं 15 रुपए है, तो उनकी इनकम बहुत कम है। तो बहुत सी ये प्रॉपर्टीज सेंट्रली लोकेटेड हैं। दिल्ली का जैसा समझ लीजिए कि कॉन्टिनेंटल होटल, दिल्ली की बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी है जिनको अगर बता दिया जाए कि ये प्रॉपर्टी वक्फ पे है तो अच्छा खासा हंगामा हो जाए। तो वो प्रॉपर्टीज अगर डेवलप की जाए और डेवलप करके वो पैसा मुसलमानों की एजुकेशन पे और गरीबों की एजुकेशन पर लगे, तो सरकार को उतना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। करेक्ट। तो सरकार का इंटरेस्ट है इसमें कि मुसलमानों से ये कहा जाए कि तुम अपने वक्फ के सिस्टम को रिवाइटलाइज करो, इंप्रूव करो, और उसके पैसे से जो है तुम अपना एजुकेशनल और हेल्थ जो है वो करें। आप जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि पब्लिक का वक्फ हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि साहब आप ये कहें यहां पे फ्री डायलिसिस होगी, या लंगर दिया जाएगा साहब, या कोई अनाथालय बनाया जाएगा, उसमें फिर आप ये शर्त नहीं लगा सकते। और हिंदू भी वक्फ कर सकते हैं संकेत, ये अजीब बात है। हिंदुओं को भी अलाउड है वक्फ करना, लेकिन उनके हिंदू लॉ के हिसाब से भी रिलीजियस पायस चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी रिलीजियस पायस चैरिटेबल पर्पस हो। यानी अगर कोई ये कहे कि साहब हम कोई इमोरल चीज करने के लिए वक्फ बना रहे हैं, तो वो ना मुस्लिम लॉ के तहत अलाउड है ना हिंदू लॉ के तहत। कोई हिंदू कहे हम मस्जिद बना रहे हैं वक्फ के लिए, तो वो हिंदू धर्म में अलाउड नहीं है, इसलिए वो वक्फ नहीं कर सकता। लेकिन वो अस्पताल बना सकता है, वो अनाथालय बना सकता है, उसको वक्फ कर सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। जाते जाते बस एक ही मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मकसद करप्शन हटाना है फैजान साहब, और आप कह रहे हैं कि अमूमन बड़े अफसर जो हैं वो थोड़ा और उनके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि उनके ऊपर ऐसे ही बहुत काम है, वो और काम कैसे करेंगे, लेकिन वो शायद थोड़ा और ख्याल रखेंगे बजाय इसके कि एक कोई छोटा कर्मचारी जो शायद कुछ रुपयों के लिए एंगेज करे। मेरा ये कहना है कि अब क्योंकि बहुत सारे ये वक्फ बोर्ड जो हैं वो स्टेट सरकारों द्वारा भी बनाए जाते हैं, सिर्फ सेंट्रल वक्फ बोर्ड नहीं होता, यूपी का अपना एक वक्फ बोर्ड है। 32 वक्फ बोर्ड्स हैं कंट्री में। हाँ, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट बना रही है और अगर स्टेट जो है उसको स्टेट सैंक्शन मिल जाए, आप कोई भी कानून बना लीजिए, और अगर वो फितरतन अगर करप्शन हो रही है तो फिर तो किसी भी कानून में करप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल ये तो एक एपेक्स बॉडी हो गई, उसमें आपको मालूम है कि यूनियन मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं और उसके सारे मेंबर्स सरकार अपॉइंट करती है। जो स्टेट के वक्फ बोर्ड्स हैं उसकी कैटेगरीज दी हुई हैं, लेकिन नॉमिनेशन सारे सरकार करती है। तो दोनों वक्फ बोर्ड पर सरकार के नामित लोग ही होते हैं। अब वो वक्फ बोर्ड अगर कोई फैसला करता है तो आप ये कह दें कि साहब वक्फ बोर्ड का फैसला तो गलत है, उसने कैसे कह दिया ये प्रॉपर्टी वक्फ है। अरे एक स्पेशलाइज्ड बॉडी आप ही ने तो बनाई है, आपको अपनी ही बनाई बॉडी में अपने ही नामित लोगों में विश्वास क्यों नहीं है? बहुत बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट सवाल हैं और बेसिक सवाल हैं जो कि कहीं खो जाते हैं राजनीति में। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी चीजें हमें बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
कितने बजे आएगा ये?